हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू एलसीजी टुडे विद अ न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है शेल्फोर्ड लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर्स। लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट टाइम दिस प्रिंसिपल ऑफ शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस दैट इज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन जूलॉजिस्ट नेम्ड विक्टर अर्नेस्ट शेल्फोर्ड इन 1911। बेसिकली शेल्फोर्ड लॉ ये स्टेट करता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सक्सेस बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंडीशंस पे डिपेंड करती है। हर एक ऑर्गेनिज्म मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम एनवायरमेंटल फैक्टर्स और उनके कॉम्बिनेशन के बीच में सक्सेस करता है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ टॉलरेंस, द populations have optimal survival conditions with critical minimum and maximal threshold levels. एक्चुअली जब भी कोई एक पॉपुलेशन एक्सपोज की जाती है एक्सट्रीम लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर, तो जो उसका रेट ऑफ सर्वाइवल है वो गिरने लगता है। बेसिकली सर्वाइवल की कंडीशन क्रिटिकल मिनिमम भी हो सकती हैं और क्रिटिकल मैक्सिमम भी हो सकती हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है स्पीसीज की, उसे हम वेल शेप्ड कर्व के आधार पे डिफाइन करते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस एंड द नेम ऑफ दीज रीजंस आर: नंबर वन इज योर ऑप्टिमल जोन, number two is your zone of stress, and number three is zones of intolerance. अगर हम बात करें फर्स्ट जोन की, दैट इज ऑप्टिमल जोन एक तरह का सेंट्रल पोर्शन होता है कर्व का, जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए और उनकी सर्वाइबिलिटी के लिए फेवर करता है। सेकेंड बात करें हम अगर जोन ऑफ स्ट्रेस की, तो जोन ऑफ स्ट्रेस वो है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव तो कर सकते हैं पर उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम होती जाती है। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल इज देयर बट their reproductive success is begin to reduced. So here, with the help of this diagrammatic representation, this graph will show you that how Shelford law of intolerance works. According to this Shelford law of tolerance, there are upper and lower threshold values. Upper range of tolerance is there and optimum range is there. आप यहाँ पे देख सकते हैं there are environmental factors and on that x-axis there are population size. इसका मतलब ये है कि अपर और लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू के बियॉन्ड ग्रेडियंट होता है जहाँ पे स्पीसीज बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकती। टॉलरेंस रेंज हर एक स्पीसीज के लिए वेरी करती है। इट डिफर फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अनदर स्पीसीज। Here are the ranges. No individuals mean there is no survival zone. Few individuals means maximum and minimum zone is there. Optimal temperature abundance of individuals are found there. Few individuals means बहुत कम मिलेंगे और no individuals again means ये range of tolerance है ही नहीं। Range of tolerance will define कि यहाँ पे population मिल सकती हैं कभी ज़्यादा कभी कम। दिस इज द शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की, लिमिटिंग फैक्टर्स बेसिकली वो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी अबंडेंस मीन्स उनकी कमी को, उनके पॉपुलेशन को इकोसिस्टम के साथ लिमिट करके रखती है। यहाँ पे कुछ एक फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोथ आर इन्वॉल्व और उन्हीं को इंक्रीज और डिक्रीज करके हम उनका रिस्पॉन्स देखते हैं कि पॉपुलेशन पे क्या पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर हो सकता है लाइफ के लिए उतना इम्पोर्टेंट हो या ना भी हो। लिमिटिंग फैक्टर्स दे आर कमिंग अंडर द लाइबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, which means that the growth is not controlled by the total amount of resources available but by the scarcest resources, which means कि ग्रोथ एक ऐसा आपका फैक्टर नहीं है जिसे रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के अमाउंट पे कंट्रोल किया जा सके। वो उस पर फोकस नहीं करता बट उस चीज़ पे वो ज़रूर फोकस करेगा या कंट्रोल होगा जो रिसोर्स बहुत कम है या ख़त्म होने वाला है, जिसका अभाव ज़्यादा है। दैट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर्स दैट आर थ्योराइज्ड अंडर लाइबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये वो फैक्टर है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए कि वो किसी पर्टिकुलर निच को मीन्स उनके पर्टिकुलर हैबिटेट को ऑक्यूपाई करेगा
और उसके बाद उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्चुअल होंगे, वो डिपेंड करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे दो निचेस की हम बात करेंगे। नंबर वन इज द फंडामेंटल निच एंड सेकेंड वन आर द रियलाइज्ड निच। सो फंडामेंटल निच की अगर हम बात करें, सो इट इज द टोटल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स सुटेबल होती हैं एग्जिस्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं भी हैं तब भी यहाँ पे सुटेबिलिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर रेंज में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एग्जिस्ट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। रियलाइज्ड नीड जो है वो एक्चुअल अमाउंट है रिसोर्सेज का, जहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ऑर्गेनिजम्स उन्हें यूटिलाइज करेंगे, उन्हें इस्तेमाल करेंगे और फिर इकोसिस्टम के साथ एक प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा। रियलाइज नीड्स मीन उन्हें पता है कि देयर आर 10 रिसोर्सेज अवेलेबल, तो उन्हीं 10 रिसोर्सेज के साथ मिलके उन्हें इकोसिस्टम में रहना। सो दैट इज रियलाइज्ड नीच। यहाँ पे आएंगे टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सो नंबर वन इज द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। डेंसिटी मीन्स किसी भी एरिया को साइज उनका डिफाइन करेगा कि उसका क्या इफेक्ट रहेगा पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, वो डिटरमाइन होएगा बाय द टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। प्रिडेशन और डिजीज, उन्हें खाने वाले कितने प्रेडेटर्स हैं और उनमें आगे डिजीजेस कौन कौन सी हैं। प्लस जो जितने रिसोर्सेज हैं कितने अवेलेबल हैं कितने नहीं, वो भी एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डिजीज़ है वो कितनी स्पीड से, कितने फास्ट कैटेगरी से और कितने लार्ज पॉपुलेशन तक फैल रही है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को वो इम्पैक्ट कर रही है, उन पे जो है वो एक तरह का अफेक्ट डाल रही है, उन्हें अफेक्ट कर रही है। और फिर पॉपुलेशन कितनी बड़ी है या कितनी दूर तक फैली हुई है, ये चीज़ भी उस पर अप्लाई होगी। सेकंड है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स वो हैं जहाँ पे पॉपुलेशन साइज लिमिट है, मींस उसका इफेक्ट डिपेंडेंट नहीं होगा साइज ऑफ पॉपुलेशन पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बेसिकली जो अर्थक्वेक है वो स्ट्रेसफुल इवेंट है एनवायरमेंटली, सुनामी, वोल्केनिक eruptions। तो ये सडन क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं जो एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें खराब कर सकते हैं। मींस इनका इफेक्ट एक तरह से साइज ऑफ पॉपुलेशन तक ही डिपेंडेंट नहीं है। अब इनका जितनी डेंसिटी होगी उतनी दूर तक ये चीज़ें फैलेंगी। सो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स विल यूजुअली किल ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। उनकी कोई एक लिमिट नहीं है, वो बियॉन्ड द लिमिट्स जाके पॉपुलेशन साइज को रिड्यूस कर देते हैं। सो दैट आर द डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट अगर लिमिटिंग फैक्टर्स के टाइप्स की हम बात करें, सो देयर आर ऑल्सो टू कैटेगरीज, फिजिकल एज वेल एज द बायोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स को हम एबायोटिक फैक्टर्स बोल देते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल मीन एबायोटिक दैट आर नॉन लिविंग सच एज टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, salinity, pH, light, food, nutrition, etc. As well as the biological factors or biotic factors, which means these are the living factors and that involve the interactions between organisms such as predation, competition, herbivory and parasitism. So examples अगर हम लेके चलें तो there are resources। रिसोर्सेज में हम बात करें तो जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, स्पेस हो गया। तो ये एक तरह के मेटिंग का लिमिटिंग फैक्टर बनता है। अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, पॉपुलेशन है, उसके लिए उसे सस्टेन करने के लिए पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं हैं, तो वो भूख के कारण, स्ट्रेस के कारण सारी चीज़ें उन्हें अफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से वो अगली ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो इतने इम्पोर्टेंट हैं रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उनकी ग्रोथ, एसेंशियल फैक्टर्स, हर एक चीज़ जो है वो लेस होगी, जिससे उनका सर्वाइवल से कम हो जाएगा। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइट जिस तरह से इम्पोर्टेंट है ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स की, अगर लाइट है तो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर या कोई और न्यूट्रिएंट्स
अब ये एक स्पेसिफिकली बैलेंस्ड रेशो में काम करते हैं। अगर एक भी अमाउंट की रेशो जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, लिमिटिंग फैक्टर ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो लिमिटिंग रिसोर्स है इकोसिस्टम का, डिटरमाइन करता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी को। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स जो एक पर्टिकुलर नंबर होता है पॉपुलेशंस का, मीन्स जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहती हैं उस एनवायरनमेंट में वो कितना सस्टेन कर जाती हैं without environmental degradation, which means the number of population or organisms within a population that which an environment can sustain indefinitely without environmental degradation. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इकोसिस्टम में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो ना प्रीडेटर्स होंगे, ना कोई डिजीज़ होगी, ना पॉपुलेशन होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहाँ पे हम शायद ही एक्सपीरियंस कर पाएँ। सो कैरिंग कैपेसिटी एक तरह का मॉडरेट चेंज है पॉपुलेशन साइज में। एक लिमिटिंग रिसोर्स अगर डिप्लीट होगा, ख़त्म होना शुरू करेगा, तो दूसरे पॉपुलेशन में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे ग्रोथ रेट विल अफेक्ट, और ये बाकी की पॉपुलेशंस में स्प्रेड करेगी अपने इनडेफिनेट चेंजेस, और जिसकी वजह से स्पेशिएशन होगी। So that's it for today's. So stay tuned with us. Thank you so much.